हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत का कोई भी इलेक्शन उठा लो, कुछ चीजें आपको हमेशा कॉमन देखने को मिलेंगी। जैसे कि सभी नेता गरीबी को कम करने का वादा करते हैं, इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए पॉलिसीज अनाउंस करते हैं, फ्रीबीज का वादा करते हैं और ना जाने क्या क्या झूठे वादे करते हैं। और ये सारे वादे वोट के लिए किए जाते हैं। और जब पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद वो उस जनता को भूल जाते हैं जिसने उन्हें इलेक्शन जिताया है और अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के आम आदमी से 1400 गुना ज्यादा अमीर भारत के नेता हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि कैसे भारत में पॉलिटिशियन अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब होती जा रही है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, भारत में ओवरऑल पॉवर्टी कम हो रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, पर उसे कई गुना ज्यादा तेजी से हमारे पॉलिटिशियंस की इनकम बढ़ रही है। डाटा इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार एवरेज इंडियन की इनकम से 1400 टाइम्स ज्यादा भारत के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इनकम है। अकॉर्डिंग टू एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत के 88% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज करोड़पति हैं। 543 एमपीज में से 475 एमपीज भारत में करोड़पति हैं, जिसमें से बीजेपी के 88% और कांग्रेस के 84% एमपीज करोड़पति हैं। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के इनकम और क्राइम पे डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करती है। भारत में देखा जा रहा है कि हर इलेक्शन के बाद पॉलिटिशियन अमीर होते जा रहे हैं। जहां 2004 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 156 एमपीज 30% एमपीज करोड़पति थे, वहीं 2014 तक आते आते ये नंबर 156 से 315 हो गया है। परसेंटेज 30 से 58% हो गया है और 2019 में ये परसेंटेज 58 से 88% हो गया है। हमारे देश के एमपीज की एवरेज इनकम भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2004 के लोकसभा के इलेक्शन के दौरान एमपीज की एवरेज इनकम 1.9 करोड़ रुपीज थी, जो 2014 तक आते आते 13 करोड़ रुपए हो गई है और 2019 तक आते आते 16 करोड़ रुपए हो गई है। क्राइम्स की बात करें तो भारत के लोकसभा में 233 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि 43% एमपीज पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। देखो, पॉलिटिशियन के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगते रहते हैं। पॉलिटिशियंस की बदनामी के लिए कई बार विपक्ष पार्टी ऐसा करती है, पर लोकसभा के 159 एमपीज मतलब कि 29% एमपीज पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे चार्जेस शामिल हैं। ये तो हुई एमपीज की बात। अब बात करते हैं एमएलए की। तो भारत के एमएलए भी कम रईस नहीं है। दिल्ली के 74% एमएलए करोड़पति हैं। 70 में से 52 एमएलए दिल्ली में करोड़पति हैं। पंजाब में 75% एमएलए करोड़पति हैं। पंजाब में 117 एमएलए में से 87 एमएलए करोड़पति हैं। महाराष्ट्र में 93% एमएलए करोड़पति हैं, जिसमें बीजेपी के 95%, शिवसेना के 93%, एनसीपी के 89%, कांग्रेस के 96% एमएलए करोड़पति हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मणिपुर के 80% एमएलए करोड़पति हैं। 60 में से 48 एमएलए करोड़पति हैं। गरीब स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 403 एमएलए में से 366 एमएलए करोड़पति हैं, लगभग 91%। 2017 में ये परसेंटेज 80 था। बिहार के 240 एमएलए में से 160 एमएलए करोड़पति हैं, लगभग 67%। साउथ की बात करें तो कर्नाटका के 95% एमएलए करोड़पति हैं, तमिलनाडु के 77% एमएलए करोड़पति हैं और केरला के 43% एमएलए करोड़पति हैं। केरला के 132 एमएलए में से 86 एमएलए पे क्रिमिनल केसेस हैं और 28 एमएलए पे तो सीरियल क्रिमिनल केसेस हैं। भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में, पर केरला के 41% एमएलए 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पास है। अब ये डाटा देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है और ज्यादातर पॉलिटिशियन एक जैसे ही है। इसीलिए तो आज भारत का हाल ऐसा है। देखो, इस समय भारत की सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। दूसरे नंबर पे बीएसपी है, मायावती जी की पार्टी। तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। चौथे नंबर पे फिर से यूपी की पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी है। लोगों की इनकम के मामले में यूपी भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है, पर यूपी की 2 पॉलिटिकल पार्टी भारत के टॉप 5 रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में। कमाल की बात है। अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश इतना गरीब कैसे है। 5वें नंबर पे ममता बनर्जी की पार्टी टीआरएस है। जहां वेस्ट बंगाल भारत के गरीब राज्यों में आता है, वहीं वहां की पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की 5th रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। टीआरएस के बाद साउथ की 2 पॉलिटिकल पार्टी एआईएडीएमके और डीएमके है, फिर शिवसेना है और फिर ओडिशा की बीजू जनता दल है।
मैंने ये डाटा आपको इसलिए बताया है क्योंकि भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन के दौरान कैंपेन के लिए एक अपर लिमिट फिक्स की है। लोकसभा इलेक्शन के लिए कैंडिडेट 95 लाख रुपीस तक खर्च कर सकता है और स्टेट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। पर हर इलेक्शन में ये देखने को मिला है कि कैंडिडेट फिक्स लिमिट से ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। 2019 का भारत का लोकसभा इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था, जिसने यूएसए के इलेक्शन को भी बीट कर दिया था। देखो, भारत में हर साल इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि भारत की 57% नेशनल इनकम टॉप 10% रिच होल्ड करते हैं और 22% नेशनल इनकम टॉप 1% रिच होल्ड करते हैं। वैसे ही अब आम लोग और पॉलिटिशियन के बीच भी इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में एमपीज की पर कैपिटा इनकम लोगों की पर कैपिटा इनकम से 5200 टाइम्स ज्यादा है। जी हाँ, 5200 गुना ज्यादा है। आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश है, जहां पे नेता की इनकम आम लोगों से 4964 टाइम्स ज्यादा है। एमपी के बाद मेघालय है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है और फिर तेलंगाना है, फिर उसके बाद बिहार, पंजाब, कर्नाटका, झारखंड, असम और तमिलनाडु है। लोएस्ट इनइक्वालिटी में सिक्किम में नेता की इनकम आम लोगों से सिर्फ 0.32 टाइम्स ज्यादा है। इसके अलावा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस स्टेट में इनइक्वालिटी ज्यादा है और किस स्टेट में कम है। अब ये इमेज देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय भारत में कोई भी गरीब तो छोड़ो, मिडिल क्लास आम इंसान भी एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत खराब बात है, क्योंकि भारत आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। अगर जमीन से जुड़ा इंसान पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो भारत तेजी से ना ग्रो कर पाएगा और ना ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। अब ये सब देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भारत में इतनी इनइक्वालिटी कैसे बढ़ गई है। तो देखो, पिछले कुछ सालों से भारत में बहुत सारे बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन बन रहे हैं, तो इस वजह से भी आम लोग और पॉलिटिशियन के बीच इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को इलेक्शन की टिकट इसलिए दे देते हैं क्योंकि इससे एक तो पार्टी के पास बहुत सारा फंड आ जाता है, जिसे इलेक्शन के दौरान कैंपेन में यूज किया जाता है, और दूसरा साथ में वोट बैंक भी आता है। बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज की जनता में पकड़ होती है, उनका नाम होता है, जिसके चलते लोग उन्हें वोट देते हैं। अब बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियन इसलिए बनते हैं क्योंकि आज के समय पॉलिटिक्स बिजनेस बन चुका है। पॉलिटिक्स आज के समय डॉक्टर, इंजीनियर की तरह एक प्रोफेशन बन चुका है। भारत में पहले बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस को इलेक्शन के दौरान फंड देते थे, पर आज बिजनेसमैन खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिजनेसमैन इलेक्शन को इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं। वो इलेक्शन के दौरान कैंपेन में खूब पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कल को वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट कई गुना ज्यादा निकाल लेंगे। देखो, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन ने डेमोक्रेसी का मजाक बना के रख दिया है। आप बीजेपी को देख लो, कांग्रेस को देख लो, आम आदमी पार्टी को देख लो, टीएमसी को देख लो, शिवसेना को देख लो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, ये सब एक जैसे हैं। अपने फायदे के लिए एमपी, एमएलए इस तरह खरीदते हैं कि पूछो ही मत। भारत में आज के समय एमपी, एमएलए को खरीदना बहुत आसान है। किसी भी एमपी, एमएलए को अपने एरिया की डेवलपमेंट की चिंता नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन सेल है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टी के एमपी और एमएलए पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। पहले मुझे लगता था कि आम आदमी पार्टी सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को इलेक्शन का टिकट नहीं देंगे, पर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 50% एमएलए पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। आम आदमी पार्टी के 37 एमएलए पे तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तारिक हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी से है। पंजाब में भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी के 57% एमएलए, मतलब कि 52 एमएलए पे क्रिमिनल चार्जेस हैं और 23% एमएलए पे तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो भारत में सभी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये सब देखने के बाद आप लोग निराश हो रहे होंगे कि देश का क्या होगा। तो देखो, देश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ईमानदार हैं, जो नीचे से उठ कर आए हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमें ऐसे लीडर को चुनना है जो लोगों के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ करे, ना कि अपनी झोली भरे। भारत को इस समय लीडर्स चाहिए, पॉलिटिशियन। एक लम्हे के लिए भी लगा कि ये इंडिया की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की भी बात हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये लोग गंदे पानी में उतर जाएंगे, ढाबों से चाय पिएंगे। जिन ढाबों वाले से ये ज़िंदगी भर बात ना करें, उनके हाथ की बनी हुई चाय पिएंगे और उन्हें लंबी लंबी टिप्स भी देंगे। इसके साथ साथ गरीबों के महलों में जाएंगे, दरवाज़ों पर दस्तक देंगे और गरीबों को गले लगा लगा के मिलेंगे। लेकिन जो ही इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होगी, फिर ये लोग ढूंढे ना मिलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, या चाहे वो इन जैसे गरीब ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरियत अभी बहुत कमज़ोर है। दरअसल इसमें हुक्मरानों से ज़्यादा, नेताओं से ज़्यादा जनता का कसूर है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी शख्स
हमारे गरीबों के मोहल्ले में आ जाता है तो हम भाग भाग के इन लोगों के साथ एक तस्वीर बनाने के लिए मरे जा रहे होते हैं और हम अपने हर अजीज़ो करबा अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बता रहे होते हैं कि फ़लाँ साहब हमारी गली में आज वोट मांगने आए थे, और वोट मांगने के बाद वो ऐसे गायब हो जाते जैसे उन्होंने कभी हमें सलाम तक न लिया था। इसमें उनसे ज़्यादा अवाम का कसूर है जो इन्हें प्रोटोकॉल देती है। भारत के नेता भारत की जनता से 1400 गुना अमीर हैं। चलो कोई तो अमीर है भारत में। बीजेपी के पास 88% करोड़पति हैं, जबकि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 84% करोड़पति हैं, क्योंकि सियासत अब गरीबों का और मतवसत तबके मिडिल क्लास के किसी बंदे का काम नहीं रह गया और पैसा लगाओ पैसा कमाओ वाली पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़े जाते हैं। 10-10 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है एक बड़ी सीट के ऊपर और बिल्कुल पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और जब अगर जीत जाते हैं तो फिर उसकी पूरी आउटपुट भी ली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही सीन इंडिया में है, बिल्कुल ऐसा ही सीन पाकिस्तान में है, और जहाँ पर भी अभी जमहूरियत कमज़ोर है वहाँ पर यह सीन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अवाम के अंदर शऊर ख़त्म हो चुका है। और हम जानते होते हैं, हम इन लोगों को जानते हैं कि यार ये लोग हमारे वोट के काबिल नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता भी नहीं है। और अगर ऑप्शन हो भी सही तो अगर कोई गरीब बंदा हमारे अपने मोहल्ले से खड़ा हो गया है तो हम सबसे पहले उसके ऊपर हंसेंगे कि भाई तेरा तो ये काम ही नहीं है कि तू इलेक्शन लड़े। इसलिए हम गरीब की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, एक पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, और इन क्रिमिनल लोगों को वोट देंगे। जिस तरह के वीडियो ऑनर कह रहे थे कि आधे से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं और एमएलएज हैं ये क्रिमिनल रिकॉर्ड में मुलव्वस हैं। बाप के बाद बेटे को बनी बनाई सीट मिल जाती है, उसका पूरा तारुफ हो जाता है माशरे में, और उसे नए सिरे से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए वो अपना स्कूल भी नहीं कर पाता। केरला में जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया की सारी स्टेट में सबसे ज़्यादा तकरीबन 92%, लेकिन वहाँ पर जो सियासतदान है उनका लिटरेसी रेट बहुत ही ज़बरदस्त है, सिर्फ 41%, और वो भी 6 जमात से लेकर 12वीं जमात तक। यानी केरला का कोई भी सियासतदान पॉलिटिशियन ग्रेजुएट नहीं है। खैर उन्होंने कौन सा किसी स्कूल में टीचर लग के अवाम को सबक सिखाना है, उन्होंने सियासत में आके अवाम को सबक सिखा देना, और ऐसे सबक सिखाने हैं कि फिर बिल्कुल उनके सिखाए हुए सबक भूलते नहीं है। और वीडियो ऑनर बिल्कुल एक एक बात सच्ची कर रहे थे। मैं उनके फिगर्स में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारे माशरे में ये एक तल्ख हकीकत है कि ये सियासतदान गरीब लोगों के वोट को बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और नेता से ज़्यादा जनता का कसूर है, जिसे पता होता है कि मेरे दरवाजे के ऊपर आकर वोट मांगने वाला क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसी को वोट दूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि जीतने वाला चेहरा भी यही होगा। क्योंकि सियासत पैसे का गठजोड़ बहुत पुराना हो चुका है हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश जैसे ममालिक में, तो हम लोग इससे कभी भी बाहर नहीं आ सकते कि हमारा सियासतदान भी हमारी तरह मिडिल क्लास हो, पढ़ा लिखा हो और हमारे दर्द का एहसास करने वाला हो। अफलातून ने आज से 2000 साल पहले कहा था कि कभी भी किसी ताजर यानी बिजनेसमैन और ज़मींदार यानी लैंडलॉर्ड को अपना हुक्मरान ना चुनना, क्योंकि वो फिर तुम्हारे से ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचेगा, अपने बिजनेस को ग्रो करेगा। आज ऐसा ही है, एक ऐसा किसान जिसकी पूरी ज़िंदगी एहतसाल किया होगा, जिसको किसी बड़े ज़मींदार ने पूरी ज़िंदगी मोहताज रखा होगा, वही किसान भाग भाग के उस ज़मींदार के कहने के ऊपर वोट दे देगा। बिल्कुल इसी तरह एक मिल मालिक ने, एक फैक्ट्री मालिक ने मज़दूर का एहतसाल किया होगा, लेकिन वो मज़दूर भाग भाग कर उस मिल मालिक के कहने के ऊपर ठप्पे लगा रहा होगा और उस मिल मालिक के मतलूबा बंदे को जितवा रहा होगा, क्योंकि उस बंदे के जीतने के बाद मिल मालिक ने इतना काम लेना है, इतना पैसा बनाना है कि फिर सब रिकॉर्ड टूट जाने हैं। नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही थी। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि सियासतदान और लीडर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सियासतदान अपना अगला इलेक्शन देखता है, जबकि लीडर अपनी अगली नस्ल देखता है। सियासतदान ये देखता है कि बस किसी तरह मैं अपने ये 5 साल पूरे कर लूँ और कोई ऐसा दाना फेंक दूँ कि अगली बार फिर से मैं इस अवाम के पास जाकर वोट लेकर जीत कर आ जाऊँ। लेकिन जो लीडर होते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जैसे या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, वो अपनी अगली नस्लों का सोचते हैं ताकि इस मुल्क को मजबूत किया जा सके, जिस मुल्क को बनाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। वीडियो तलख थी लेकिन सच्चाई थी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन देते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।